हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मेरी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म सलीम स्लॉट्स को, जिसके बारे में पता ही होगा कि मैं कई सालों से बात कर रहा हूं कि इस फिल्म को नेटफ्लिक्स वालों ने आई थिंक कोविड के टाइम पर अनाउंस किया था और उस टाइम पर यह फिल्म बन करके रेडी भी हो गई थी। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि कोविड की सिचुएशन के साथ साथ वार्नर ब्रदर्स ये सोच रहे थे कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया भी जाना चाहिए या नहीं। और फिर उसके बाद फिर क्या था, स्टीफन किंग का गुस्सा भी फूटा था कि एक अच्छी फिल्म को दबा करके रखा गया है, जिस बात से मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस तरीके का फ्रेश टेक सलीम स्लॉट्स के यूनिवर्स में देखूं। क्योंकि 79 में भी स्टीफन किंग की इस नॉवेल की अडेप्टेशन को मिनी सीरीज के तौर पर टेलीविजन पर दिखाया गया था, जिसे बहुत ज्यादा प्रेस किया गया था और उसके कुछ कल्ट क्लासिक से सीन्स आज भी हॉरर के जॉनर में आइकॉनिक माने जाते हैं। और हाँ, वो पूरी की पूरी फिल्म भी, जिस पर आप देखोगे कि इंस्पिरेशन लेती हुई कई सारी वैम्पायर्स की फिल्में भी बनी है, क्योंकि अमेरिकन टेक पर स्टीफन किंग ने लोगों को कुछ अलग सी हटके चीज दी थी। लेकिन जब भी इस मैजिक को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई तो रिटर्न के नाम पर जो इसका टट्टी जैसा पार्ट निकल कर आया था, वो तो मेरी नजर में डिसअपॉइंटमेंट था ही। लेकिन फिर एक टाइम के बाद आई थिंक 2004 में इसकी फिर से एक मिनी सीरीज टीवी के लिए रिलीज की गई थी, जिसका वर्जन मैं कहूंगा कि लोगों को बस वो कहते हैं ना कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी और कुछ नए डायरेक्शन से अलग दिखाने की थी। यानी आप कह सकते हो कि इस फिल्म को जनरेशन वाइज लोगों के लिए बार बार रिवाइज किया जाता ही है। ऐसे में इस बार इसे वार्नर ब्रदर्स ने गैरी डॉबरमैन के साथ बनाने का डिसाइड किया था, जिन्होंने कॉन्जरिंग के यूनिवर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से वो कहते हैं ना कि बिल्ड कर लोगों के सामने रखा है। लेकिन बात अगर उनके डायरेक्शन की निकल कर आया तो उन्होंने एनाबेल कम्स होम जैसी फिल्म भी बनाई थी, जिसे देख करके ये बात पता चल जाती है कि वो ओल्ड स्कूल में बिलीव करते हुए लोगों को उसी तरीके की हॉरर जॉनर की फिल्में देना चाहते हैं, जिसमें हाँ आप कह सकते हो कि ज्यादा आपको सर पैर लगाना नहीं है, क्योंकि ऐसी फिल्मों को बस एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों को डराने के लिए ही बनाया जाता है। और जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट भी हुई थी तो मैंने भी ये बात अपने दिमाग में डाल करके रखी थी कि ये फिल्म स्टीफन किंग को ही पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए लोगों के सामने नई टेक्नोलॉजी को फिर से यूज करते हुए अपनी एक नई ऑडियंस का फैन बेस बनाएगा, ताकि लोग इस फिल्म को देखने के बाद हो सके तो पुरानी वाली उस कल्ट क्लासिक फिल्म को देखना पसंद करें। क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं अपने बच्चों के साथ बैठ करके उस पुरानी फिल्म की जिक्र करने के बाद उन्हें दिखाऊंगा तो वो लोग उसमें उतना भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन नई फिल्मों से कहते हैं ना कि तालमेल बन जाता है अगर फिल्म उसी पुरानी ऑनेस्टी के साथ बनाई जाए। और गेस व्हाट, उस मामले में अब ये फिल्म पास भी हुई है या नहीं, चलिए उस पर पूरी की पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आ जाए ऑब्वियसली फिल्म की कहानी पर, तो ये फिल्म 70 की एरा में बेन के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो कि सलीम स्लॉट वो कहते हैं ना कि अपनी पुरानी यादों पर पूरी तरीके से रूल करने के लिए आया है, या फिर कहूँ एक कहानी के लिए, जो कि पेशे से एक राइटर भी है। और ऊपर से इस टाउन की बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज भी है, जिन सब का जवाब मार्स्टेंस होम में ही जाकर के मिलेगा। बाकी आपको इस पूरी फिल्म को समझने के लिए तो फिल्म ही देखनी होगी, जो कि लगभग आपके 2 घंटे का टाइम मांगती है, जिसे अभी के लिए तो फिलहाल मैक्स पर रिलीज किया गया है, लेकिन शायद से जियो सिनेमा पर यह फिल्म हिंदी में भी जल्दी रिलीज कर दी जाए। बाकी एडल्ट का टैग देकर के इस फिल्म में तो सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा ब्लड शेड ही दिखाया है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जिन सब पर अब और भी ज्यादा डिटेल यानी कि स्पॉइलर फ्री बात की जाए तो उससे पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, इस फिल्म को देख करके तो वो कहते हैं ना कि मुझे मेरे पुराने दिन बहुत ही ज्यादा याद आ रहे थे, क्योंकि इस तरीके की हॉरर की जॉनर की फिल्मों को मैं थिएटर के साथ साथ घर में भी देख करके बहुत ज्यादा एंजॉय करता था। और उसी टेक पर अगर हॉलीवुड बस फैन सर्विस के हिसाब से ही आगे बढ़े तो मुझे लगता है आपको भी वैसी फिल्मों को बस अप्रिशिएट ही करना चाहिए। क्योंकि अगर रीमेक के नाम पर मैं काफी ऑनेस्ट का डंडा लेकर के बैठ जाऊँ तो मैं इस फिल्म में कमियां नहीं बल्कि कमियों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दूंगा कि आपको इस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के लिए नेगेटिविटी ही नजर आएगी। लेकिन मैं उनमें खुद को बिल्कुल भी ना काउंट करते हुए इस फिल्म को वन टाइम वॉच के हिसाब से तो आपको कहूंगा कि डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, माहौल बना करके देखो और फैमिली के साथ भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन सब में अगर एक भी मेंबर डरता होगा तो ये फिल्म अच्छे से अच्छे जंप स्केयर से उन्हें पूरी तरीके से डराने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्टर के स्टेक पर इस फिल्म ने मुझे लगता है कि प्रोडक्शन की तरफ भी देखा था कि उनका बजट कितना है और ऑडियंस को इतने बजट में किस तरीके का कंटेंट दिया जा सकता है। और हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने धुएं के साथ साथ रात का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हुए फिल्म में अच्छे से कलर करेक्शन डाले, ताकि फिल्म में वो भूतों वाला इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से उभर कर निकल कर आए। और खास करके आज के जमाने के सीजी, वीएफएक्स, ये सारी भी चीजें मिल जाए तो ऐसी फिल्में बनती ही शानदार सी है। या फिर कहो एक सिंपल सी टाइम पास सी वॉच सी फिल्म, जो आपसे सिवाय अच्छे टाइम के अलावा कुछ मांग भी नहीं रही। क्योंकि हॉरर के जॉनर को जिस तरीके से बदलते हुए मैंने देखा है वो तो आपने भी देखा होगा। लेकिन माइक फेनिगल का टेक हॉरर की फिल्मों को लेकर बहुत ही ज्यादा अलग होता है। इसी के साथ साथ एरी एस्टर जैसे डायरेक्टर भी है, और हाँ और कई सारे नाम होंगे जो कि फिलहाल तो मेरे अभी दिमाग में है नहीं, जिन्होंने हॉरर के यूनिवर्स में फिल्मों का टेक ही बदला है सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्शन के बलबूते पर, ताकि लोगों को वो हॉरर फील नहीं बल्कि
कि उनके दिमाग में इस तरीके से घुसा है कि वो लोग बाद में उस फिल्म को सोच सोच करके डरे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सलीम स्लॉट्स उन सबका बिल्कुल ही उल्टा करते हुए आपको पुराने ऐसे एरा में ले जाती है जहाँ पर आप स्क्रीन पर भूतों को बिल्कुल इसी तरीके से देखना चाहते हो। बाकी उन्हें अगर कोई मारे तो अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिलता ही है, जहाँ पर ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से अब भी बेन और बैड एस मार्क के कैरेक्टर को दी गई है। जिनमें हाँ, एक और चीज क्लियर कर दूं कि पुरानी फिल्म से सारे कैरेक्टर्स के नाम भी फिर से ऑब्वियसली इस फिल्म में यूज किए गए हैं। बाकी हाँ, पूरी की पूरी फिल्म भी जो कि मुझे फ्रेम बाय फ्रेम पुरानी फिल्म की ही या फिर कह लोगे स्टीफन किंग की कहानी की पेस्ट लगी, जिसमें फिल्म अब भी काफी ज्यादा रश में चलते हुए टाउन में जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है सिर्फ उसी पर फोकस कर रही है। जिसमें से अगर फिल्म की डिसअपॉइंटमेंट की बात की जाए, जो कि कर भी लेनी चाहिए, तो यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की चीज आपको फिल्म में नजर भी नहीं आती, क्योंकि मेकर्स ने उन पर बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है। और हाँ, फिल्म में डैनी, माइक और मैथ्यू के कैरेक्टर के स्टूपिड डिसीजन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें देख करके आप यही कहोगे कि भाई साहब ये चीजें करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जब मार्क उन सब का उल्टा यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन देगा, तो फिर आप इस चीज को तो दिमाग में डाल ही लेते हो कि कौन सी चीजें असली है और कौन सी नकली, यानी रियल लाइफ में आप उनमें से कौन कौन सी चीजों को अप्लाई कर सकते हो। जिसके बाद काफी रश या फिर कहूँ अच्छे खासे सीक्वेंस दिखा करके ये फिल्म अपना पैकअप भी करती है। वो यहाँ कह सकता हूँ कि पुराने छोटे मोटे हिंट्स के साथ, जिसमें प्रोडक्शन की तो बात मैं कर ही चुका हूँ। इसी के साथ साथ अगर एक्टर की परफॉर्मेंस की भी बात करें तो वो भी ठीक ठाक सी ही है, जो कि ऑब्वियसली इस फिल्म के साथ पूरी तरीके से घुल मिल से जाते हैं। और फिर इससे हटकर फिल्म की रेटिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाए एक्शन पर, तो एक्शन के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। हाँ, हॉरर की कैटेगरी को ध्यान में रखकर। और फिर बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी का तड़का भी इस फिल्म में थोड़ा बहुत तो डाला ही गया है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को कॉमेडी की इस कैटेगरी में 5 में से आधा स्टार दूंगा। और फिर बात रही ड्रामा की, तो जैसे कि मैंने कहा, कहानी मेरे लिए तो कुछ भी नया ना प्रेजेंट करते हुए नई ऑडियंस जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उन्हें बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एंटरटेन करेगी अगर वो लोग इस तरीके की जॉनर की फिल्मों को पसंद करते हैं। तो बाकी मेरा ऑनेस्ट टेक इस फिल्म को ड्रामा के लिए 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दे पाएगा। जिसके बाद बात करें सस्पेंस की, तो ऑब्वियसली सस्पेंस मेरे लिए कुछ भी नहीं है जिसे मैं 0 स्टार की रेटिंग देकर के आगे बढ़ूं। तो फिल्म के हॉरर फील के पार्ट में मैं जब इस फिल्म के एनवायरनमेंट को यहीं पर बैठ करके अच्छी खासी लाइट ऑफ और साउंड को काफी फुल करके एंजॉय कर रहा था, तो कुछ जंप स्केयर मुझे भी अच्छे खासे से ही फील हुए। और हाँ, ये पूरी की पूरी फिल्म भी, जिनमें मैं इस दोनों ही कैटेगरी की रेटिंग का बैलेंस बनाते हुए इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर आ जाए सीधे सीधे मास ऑडियंस पर, तो जैसे कि मैंने कहा, मास ऑडियंस के लिए ही इस फिल्म के फॉर्मूले को बना करके उन्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दिया गया है, यानी उनकी नजर में ये फिल्म एक ही कैटेगरी की बनती है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो आपको डेफिनेटली क्रिटिक्स इस फिल्म को धोते हुए ही मिलेंगे इसी क्वेश्चन के साथ कि इस फिल्म को रीमेक करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी नजर में उस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रोल की गई फिल्म बनकर रखी हुई है, जो कि टाइम के साथ जैसे कि मैंने कहा कल्ट क्लासिक का दर्जा लेकर के बैठ चुकी है। इसलिए उनके C+ की रेटिंग की रिस्पेक्ट करते हुए मैं अपनी कैटेगरी में इस फिल्म को B की रेटिंग तो दे ही सकता हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने पुरानी फिल्म को रिवॉच नहीं किया, जिसने पुरानी फिल्म की मेरी यादों को ताजा किया है। बाकी अब इस पर आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.